अंबर और नाग एक मुद्दत के बाद लाहौर में दाखिल होने वाले थे। नाग ने कहा, अंबर मेरा ख्याल है कि ये लाहौर ही है, हम पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। अंबर बोला, मेरा भी यही ख्याल है, हमें दरिया से निकल आना चाहिए। वो दरिया से बाहर निकल आए। रात थोड़ी सी बाकी थी, गर्मियों का मौसम था। वो रावी के पुल पर आकर रुक गए। एक जगह उन्हें बोर्ड नजर आया जिसके नीचे लाहौर शहर का नाम लिखा था। अंबर और नाग बड़े खुश हुए कि वो पाकिस्तान के खूबसूरत शहर लाहौर में आ गई हैं। नाग बोला, खुदा करे कि अब मारिया केटी, थ्यूसोंग और जूली सोंग से भी यहाँ मुलाकात हो जाए। अंबर ने कहा, अगर थ्यूसोंग एहराम के बाहर था तो लाल शौं की बारिश में वो तो यकीनन बूढ़ा हो गया होगा। नाग कहने लगा, अब जो होगा देखा जाएगा। वो क्यों एहराम के बाहर चला गया था? उसे हमारे साथ ही रहना चाहिए था। यूं ही बातें करते करते वो बादशाही मस्जिद के पास आ गए। अब सुबह होने वाली थी। बादशाही मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद हुई। अंबर ने कहा, यह इस्लामी मुल्क पाकिस्तान है, हमें यहाँ आकर हमेशा खुशी होती है। नाग ने कहा, हमें कुछ रोज यहाँ रहकर अपने दोस्तों का इंतजार करना है, इसलिए कोई ठिकाना बना लेना चाहिए जहां हम रह सकें। अंबर कहने लगा, यहाँ तो कोई आला दर्जे का होटल ही हो सकता है जहां हम ठहरें, लेकिन हमारे पास तो एक टेडी पैसा तक नहीं है। हमारे लिबास भी पुराने जमाने के हैं। दिन चढ़ेगा तो लोग हमें देखकर जरूर हैरान होंगे। नाग ने बादशाही मस्जिद के साथ वाले पुराने किले की तरफ देखकर कहा, इस किले में जरूर कोई पुराना खजाना दफन होगा। मैं खजाने के सांप से मदद लेता हूँ, आओ मेरे साथ। अंबर और नाग पुराने किले में दाखिल होकर उसके ऊपर वाले तख्ते पर आ गए। यहाँ एक पुरानी बारादरी का खंडर था। अभी सुबह नहीं हुई थी। यहाँ कोई आदमी नहीं था। नाग ने खजाने के सांप को आवाज दी। थोड़ी देर में एक सांप जमीन में से निकल आया। उसने आते ही नाग को झुककर सलाम किया और कहा, अजीम नाग देवता को मेरा सलाम पहुंचे, मेरे लिए क्या हुक्म है? नाग ने कहा, अगर इस जगह किले के नीचे कहीं कोई खजाना दफन है तो अभी उस खजाने से मुझे कीमती हीरा या मोती ला दो। सांप बोला, अजीम नाग देवता, मैं खजाने के ऊपर ही उसकी हिफाजत के लिए बैठा हूँ, अभी आपके हुक्म की तामील करता हूँ। सांप चला गया। थोड़ी देर बाद वो अपने मुंह में कीमती हीरों का हार लेकर वापस आ गया। नाग ने हार अंबर को दिखाया। अंबर बोला, काफी कीमती हार मालूम होता है, ये ठीक रहेगा, हमारा गुजारा हो जाएगा। नाग ने सांप का शुक्रिया अदा करके उसे वापस भेज दिया और दोनों साथी, दोनों पुराने दोस्त किले से बाहर निकल आए। ये लाहौर का शाही मोहल्ला था। हजूरी बाग में अंधेरा था। कहीं कोई शख्स चलता फिरता भी नजर नहीं आ रहा था। कीमती मोतियों का हार नाग के हाथ में था। जब वो छुपते हुए गेट के नीचे से गुजर रहे थे तो अचानक एक जानिब से दो गुंडे निकलकर सामने आ गई। उनके हाथ में पिस्तौल थे और दोनों पिस्तौलों का रुख अंबर नाग की तरफ था। एक गुंडे ने अंबर को हुक्म दिया, ये हार मेरी तरफ फेंक दो, याद रखो अगर शोर मचाया तो तुम दोनों को गोलियों से उड़ा देंगे। अंबर ने नाग की तरफ देखा और कहा, नाग भैया, ये आदमी कौन है और क्या कह रहा है? नाग ने कहा, गुंडा लगता है, तुम्हारा हार तुमसे छीनना चाहता है। अंबर ने कहा, मालूम होता है इनका आखिरी वक्त आ गया है। अब गुंडों को सख्त गुस्सा आ गया। उन्होंने आगे बढ़कर अंबर के हाथ से हार छीनना चाहा तो अंबर ने हाथ पीछे कर लिया। एक गुंडे ने पिस्तौल नाग की गर्दन पर और दूसरे ने अंबर की गर्दन पर रख दिया। हार मुझे पकड़ा दो, जल्दी करो, गुंडे ने गुर्रा कर कहा। अंबर ने गुंडे को गर्दन से पकड़कर जमीन से 2 फुट ऊपर उठा लिया। दूसरे गुंडे ने अंबर पर फायर कर दिया। गोली उसकी आंखों के सामने अंबर की गर्दन पर लगी, मगर अंबर अपनी जगह पर उसी तरह खड़ा रहा। नाग ने दूसरे गुंडे का पिस्तौल छीनकर उसे जमीन पर गिरा दिया और सीटी बजाकर खजाने के सांप को आवाज दी। खजाने का सांप किले से निकलकर बिजली जैसी तेजी के साथ वहां आ गया। नाग ने सांप को एक हुक्म दिया। सांप ने गुंडे की गर्दन में अपना कुंडल डाल दिया और फन खोलकर उसकी आंखों के आगे फुंकारने लगा। जिस गुंडे को अंबर ने गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा रखा था उसका बुरा हाल हो रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसे किसी लोहे की क्रेन ने ऊपर उठा रखा है। अंबर ने उसे जमीन पर रख दिया और कहा, कब से लोगों को लूट रहे हो तुम लोग? गुंडा देख रहा था कि एक सांप उसके साथी की गर्दन में लिपटा हुआ है। वो समझ गया कि ये दोनों कोई जादूगर हैं। हाथ बांधकर बोला, हमें मुआफ कर दो भाई, हमसे गलती हो गई। नाग ने कहा, हमारे साथ थाने चलो, हम तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे ताकि तुम किसी दूसरे मुसाफिर को ना लूट सको। दूसरा गुंडा थर-थर कांप रहा था। सांप उसके मुंह के आगे फुंकार रहा था। नाग ने उसकी गर्दन से सांप उतार लिया और सांप को अपनी जेब में रख लिया। फिर उन्होंने दोनों गुंडों को पिस्तौल की नोक पर आगे लगाया और थाने में आ गए। यहाँ उन दोनों को थानेदार के हवाले करके दोनों पिस्तौल भी वहां जमा करा दिए और थाने से बाहर निकल आए। अंबर ने कहा, यार नाग, ये तुमने खजाने के सांप को अपनी जेब में किस लिए रख लिया है? नाग बोला, तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरी सांप बनने की ताकत मेरे पास नहीं है, इसलिए ये सांप मेरे काम आएगा। अंबर और नाग सड़क पर चलते जा रहे थे। अब सुबह का उजाला हो रहा था। दुकानें खुलने लगी थीं। सड़क पर ट्रैफिक भी शुरू हो गई थी। अंबर ने कहा, हमें सबसे पहले मोतियों के हार को बेचकर यहाँ की करेंसी हासिल करनी चाहिए, फिर किसी अच्छे से होटल में कमरा किराए पर ले लेते हैं ताकि इत्मीनान के साथ यहाँ मारिया, केटी, जूली सोंग और थ्यूसोंग का इंतजार कर सकें
और उन्हें तलाश भी करें। नाग बोला, मेरा ख्याल है यहाँ किसी से पूछ लेना चाहिए कि वो बाजार कहाँ है जहाँ जेवरात वगैरह फरोख्त होते हैं। इसी तरह बातें करते दोनों दोस्त चौक शाह आलमी में आ गए। यहाँ एक आदमी ने उन्हें बताया कि वो सोहा बाजार जाएं, वहां जेवरात की दुकानें हैं। अंबर और नाग सोहा बाजार में आ गए। वहां अभी दुकानें नहीं खुली थीं। दोनों दोस्त करीब ही एक मस्जिद में आकर बैठ गए। वो काफी देर वहां बैठे बातें करते रहे। जब बाजार खुल गए तो वो सोहा बाजार में आ गए। एक दुकान पर शीशे की अलमारियों में सोने चांदी और हीरे मोतियों के हार सजे हुए थे। अंबर नाग दुकान में आ गए। उन्होंने दुकानदार को मोतियों का हार दिखाकर कहा कि वो इसे फरोख्त करना चाहते हैं। दुकानदार ने फौरन पहचान लिया कि यह हार बेहद कीमती है। उसने अंबर से पूछा, आप इसकी क्या कीमत लेंगे? अंबर भी जानता था कि यह शाही खजाने का हार है और बड़ा कीमती है। उसने कहा, हम इसकी कीमत 2 लाख रुपए वसूल करेंगे। दुकानदार को मालूम था कि इस हार की कीमत और कुछ नहीं तो 60 लाख जरूर किसी अमीर ग्राहक से वसूल कर सकता है। उसने उसी वक्त अंबर नाग को 2 लाख रुपए के नोट गिनकर दे दिए और रसीद लिखवा ली। एक छोटे ब्रीफ केस में हजार रुपए के नोट डालकर अंबर और नाग रिक्शे में बैठकर माल रोड पर आ गए। नाग बोला, मुझे याद है यहाँ एक इंटरकॉन्टिनेंटल होटल हुआ करता था जिसके पीछे कुएं में केटी को उसका जिन दोस्त पहली बार मिला था। वो अच्छा होटल है। अंबर ने कहा कि चलो वहीं चलते हैं। वो होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में आ गए। यहाँ उन्होंने एक डबल बेड वाला कमरा किराए पर ले लिया और 1 महीने का किराया एडवांस भी दे दिया। उसी रोज उन्होंने बाजार से नए कपड़े खरीदे। दिन भर वो शहर लाहौर की सैर करते रहे और शाम को वापस अपने होटल में आ गए। मारिया भी अंबर नाग के साथ ही कोठरी का दरवाजा खुल जाने से स्याह बादल के घूमते हुए चकराते हुए स्याह बगोले में फंसकर गर्दिश करने लगी थी। मगर अंबर नाग तो सन 1988 के अमृतसर शहर में आकर गिर पड़े थे और मारिया को जब होश आया तो उसने देखा कि वो PIA के एक हवाई जहाज की सीट पर बैठी है। वो आंखें झपक झपक कर इर्द गिर्द मुसाफिरों को तकने लगी। इससे बहुत अरसा पहले वो हवाई जहाज में सफर कर चुकी थी जब अंबर नाग केटी और थ्यूसोंग के साथ वो मॉडर्न जमाने के लाहौर शहर में आई थी। एक एयर हॉस्टेस उसको घूरती हुई करीब से गुजर गई क्योंकि उस एयर हॉस्टेस ने पहले ही सीट पर मारिया को नहीं देखा था। मारिया ने हवाई जहाज में आते ही सबसे पहले ये तब्दीली महसूस की कि वो गायब नहीं है। एहराम से चलते वक्त भी वो गायब नहीं थी। मारिया ने अपनी गैबी ताकत आजमाने का फैसला किया और सांस खींच लिया। वो गायब हो गई। मारिया बड़ी खुश हुई कि उसकी ताकत उसके पास ही थी। इतने में वो एयर हॉस्टेस जो मारिया को घूरते हुए गई थी दूसरी एयर हॉस्टेस के पास जाकर कहने लगी, नजमा, सीट नंबर 15A खाली थी मगर अभी अभी वहां एक खूबसूरत सुनहरे और नीली आंखों वाली लड़की बैठी है। दोनों एयर हॉस्टेस जब सीट नंबर 15A के करीब आई तो सीट खाली थी क्योंकि मारिया गायब हो चुकी थी। अगरचे वो उसी सीट पर बैठी थी मगर किसी को नजर नहीं आ सकती थी। नजमा ने दूसरी एयर हॉस्टेस से कहा, सीट तो खाली है, हो सकता है कोई दूसरी सीट पर से सवारी उठकर यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गई हो। एयर हॉस्टेस ने जहाज के तमाम मुसाफिर मर्दों और औरतों को देखा और बोली, नजमा, वो सुनहरी बालों और नीली आंखों वाली लड़की मुसाफिरों में कहीं नहीं है। एयर हॉस्टेस ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा है। चलो वापस चलकर ऐलान करो, लाहौर शहर का एयरपोर्ट करीब आ गया है। मारिया उनकी बातें उसी सीट पर बैठी गौर से सुन रही थी। अब उसे पता चला कि वो पाकिस्तान में पहुंच गई है और अब लाहौर पहुंचने वाली है। उसे अंबर नाग, जूली सॉन्ग और केटी का भी ख्याल आ रहा था कि हो सकता है उनसे लाहौर में मुलाकात हो जाए। हवाई जहाज लाहौर एयरपोर्ट पर उतर गया। दूसरे मुसाफिरों के साथ मारिया भी PIA के जहाज से बाहर आई। बाहर खुली फिजा में निकलते ही उसे अंबर और नाग की हल्की खुशबू आई। मारिया खुशी से उछल पड़ी। अंबर नाग इसी शहर में मौजूद थे। मारिया फिजा में ऊपर को उठी और उसने जिधर से अंबर नाग की खुशबू आ रही थी उधर को उड़ना शुरू कर दिया। उस वक्त शाम हो रही थी। लाहौर शहर की रोशनियां जगमगा रही थीं। अंबर नाग थोड़ी देर पहले लाहौर शहर की सैर से वापस अपने कमरे में आए थे। अचानक उन्हें मारिया की खुशबू आने लगी। नाग ने उछलकर कहा, अंबर, मारिया की खुशबू आ रही है। अंबर ने भी फिजा में मारिया की खुशबू सूंघ ली थी। वो जल्दी से होटल के बाहर लॉन में आ गए। मौसम खुशगवार था। मारिया की खुशबू तेज होती जा रही थी। अंबर ने कहा, मारिया हमारी तरफ आ रही है नाग। उसने भी हमारी खुशबू महसूस कर ली है। थोड़ी देर बाद मारिया होटल इंटरकॉन्टिनेंटल के लॉन के ऊपर आ गई। उसने नीचे लॉन में खंबे की रोशनी में अंबर और नाग को खड़े देखा तो खुशी खुशी नीचे उतरकर उनके पास आ गई। अंबर नाग को मारिया की खुशबू महसूस हुई। अंबर ने पूछा, मारिया, ये तुम ही हो? मारिया ने हंसकर कहा, हाँ अंबर, मैं मारिया हूँ। खुदा का शुक्र है कि तुम दोनों से मुलाकात हो गई। केटी और जूली सॉन्ग कहाँ हैं? थ्यूसोंग की कोई खबर मिली? नाग बोला, यहाँ ये सब बातें नहीं हो सकती। चलो हमारे कमरे में चलो। कमरे में आकर मारिया ने अपनी कहानी और अंबर नाग ने अपनी कहानी बयान की। मारिया बोली, इसका मतलब है कि केटी और जूली सॉन्ग हमसे बिछड़ गई हैं। थ्यूसोंग तो पहले ही एहराम से बाहर निकल गया था। खुदा झूठ ना बुलवाए, वो लाल शुआओं की बारिश में जरूर बूढ़ा खूसट हो गया होगा।
अंबर ने कहा, मेरा अपना भी यही ख्याल है। इस लिहाज से वो 3000 बरस पुराने जमाने में ही होगा। मगर केटी और जूली सॉन्ग कहाँ हो सकती हैं? मारिया कहने लगी, जब केटी या शायद जूली सॉन्ग ने पुरस्कार कोठरी का दरवाजा खोल दिया था तो अंदर से स्याह बादल की आंधी बाहर निकली थी, जिसने हमें अपनी लपेट में ले लिया था और उसके अंदर चकराते हुए वक्त की सुरंग में पीछे की तरफ गुजरकर 1988 ईस्वी के जमाने के शहर लाहौर में आ गई हैं। मुमकिन है जूली सॉन्ग और केटी वहीं एहराम के अंदर ही हमसे बिछड़ गई हों। नाग बोला, इसका मतलब है कि फिर जूली सॉन्ग और केटी भी थ्यूसॉन्ग के पास पुराने जमाने में ही होगी, क्योंकि हमारे गायब हो जाने के बाद जाहिर है कि वो एहराम से बाहर निकलने में कामयाब हो गई होंगी और यकीनी तौर पर वो एहराम से उस वक्त ही बाहर निकली होंगी जब उन्हें यकीन हो गया होगा कि लाल श्वाओं की खतरनाक बारिश खत्म हो चुकी है। बाहर उन्हें थ्यूसॉन्ग उस हालत में मिल गया होगा कि उसका जिस्म लाल श्वाओं ने बूढ़ा और कमजोर कर दिया होगा। मारिया ने कहा, अगरचे ये तुम्हारा अंदाजा है मगर मेरा ख्याल है कि ऐसा ही हुआ होगा। अंबर बोला, खुदा करे कि ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि अगर केटी और जूली सॉन्ग हमारे साथ होती तो वो भी वक्त की सुरंग में से निकलकर हमारे पास पहुंच जाती, जिस तरह की मारिया हमारे पास आ गई है। नाग की जेब से सांप बाहर निकल आया। मारिया ने ताज्जुब से पूछा, नाग, ये तुमने सांप क्यों जेब में डाल रखा है? नाग ने मायूसी के अंदाज में कहा, क्या कहूं मारिया बहन, मेरी रूप बदलने की ताकत खत्म हो चुकी है। मैं अब किसी दूसरे परिंदे या सांप की शक्ल में नहीं आ सकता, इसलिए मैंने ये सांप अपने पास रख लिया है। मारिया ने अफसोस का इजहार करते हुए पूछा, मेरी ताकत खत्म नहीं हुई? अंबर ने बताया कि उसकी ताकत भी खत्म नहीं हुई। मारिया ने नाग से पूछा, हमारी एक दूसरे को सूंघ लेने की ताकत भी हमारे पास ही है नाग, क्या तुम्हारी सांपों से बातें करने की ताकत तो खत्म नहीं हो गई कहीं? नाग ने मुस्कुराकर कहा, खुदा का शुक्र है कि ये ताकत खत्म नहीं हुई। अगर ये ताकत भी खत्म हो गई होती तो मैं इस सांप को कैसे अपने पास रख सकता था? मारिया बोली, अब हमें किसी तरह से इस 1988 के जमाने से 3000 बरस के पिछले जमाने में वापस जाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम जूली सॉन्ग, केटी और थ्यूसॉन्ग से मुलाकात कर सकें और थ्यूसॉन्ग का हाल मालूम कर सकें। अंबर ने ठंडी सांस भरकर कहा, यही तो एक शय है जिस पर हमारे इख्तियार नहीं है, यानी ना तो हम अपनी मर्जी से आगे के जमाने में जा सकते हैं और ना अपनी मर्जी से पीछे के जमाने में जा सकते हैं। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें कुछ देर इसी शहर लाहौर में रहकर केटी, जूली सॉन्ग और थ्यूसॉन्ग का इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि वो भी किसी तिलिस्म के असर से यहाँ पहुंच जाएं। अंबर ने पलंग पर लेटते हुए कहा, ठीक है, इसके सिवा और हम कर भी क्या सकते हैं? इस होटल में कुछ वक्त गुजारते हैं, रुपए हमारे पास काफी हैं। मारिया ने भी इस तजवीज को पसंद किया और वह लाहौर के होटल कॉन्टिनेंटल में ही रहने लगे, इस इंतजार में कि शायद किसी वक्त केटी, जूली सॉन्ग और थ्यूसॉन्ग इधर आ निकलें। बूढ़ा थ्यूसॉन्ग अलग एक घोड़े पर बैठा था। केटी और जूली सॉन्ग भी घोड़ों पर सवार काफले के साथ सफर कर रही थीं। 1 महीने के सफर के बाद काफला मुल्क हिंदुस्तान में पहुंच गया। ये वही मुल्क था जिसके एक मुसलमान मुल्क पाकिस्तान के शहर लाहौर में अंबर, नाग, मारिया मौजूद थे। मगर केटी और जूली सॉन्ग 3000 साल पुराने हिंदुस्तान में आए थे, जब अंबर, नाग, मारिया वहां पर नहीं थे, क्योंकि ये पुराना जमाना था जिसमें केटी, जूली सॉन्ग और थ्यूसॉन्ग सफर कर रहे थे। वो सराय में उतरे। सफर की थकान ने थ्यूसॉन्ग को बहुत ज्यादा निढाल कर दिया था। उन्हें वहां से भी आगे कैलाश पर्वत जाना था, जो शुमाल में कोहमालिया के दामन में था। केटी ने जूली सॉन्ग से कहा, जूली, हमें थ्यूसॉन्ग को यहाँ कुछ दिन आराम कराना चाहिए, वो बहुत थक गया है। थ्यूसॉन्ग सराय की कोठरी के बाहर चारपाई पर बैठा था। उसका सर बुढ़ापे की वजह से हिल रहा था। उसने केटी से कमजोर आवाज में कहा, तुम ठीक कहती हो, मैं अभी सफर नहीं कर सकता। 1 हफ्ता सराय में आराम करने के बाद केटी, जूली सॉन्ग और थ्यूसॉन्ग एक ऐसे काफले में शामिल हो गए जो कैलाश पर्वत की वादी में जा रहा था। ये सफर बड़ा लंबा था। वो पहाड़ों, टीलों, घाटियों और नदी नालों में से होते हुए काफले के साथ आखिर एक रोज कैलाश पर्वत की वादी में पहुंच गए। यहाँ एक छोटी सी सराय में जूली सॉन्ग और केटी ने एक कोठरी में चारपाई डालकर थ्यूसॉन्ग को उस पर लटा दिया। जूली सॉन्ग ने उसी रात जबकि थ्यूसॉन्ग सो रहा था केटी से कहा, केटी, मेरी राय यह है कि तुम थ्यूसॉन्ग के साथ इसी मंदिर में रहो और मैं कैलाश पर्वत के पुराने मंदिर में जाकर बावली वाली दुल्हन की लाश से मुलाकात करती हूँ और उसका सवाल पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तुम्हारे मेरे साथ जाना इसलिए भी जरूरी नहीं क्योंकि कब्र वाले मुर्दे ने ताकीद की थी कि दुल्हन की लाश से सिर्फ जूली सॉन्ग ही बात करेगी। केटी कहने लगी, ये तो ठीक है, मगर मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। जूली सॉन्ग मुस्कुराते हुए बोली, हमारे सफर में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो कि जब हमें एक दूसरे की फिक्र नहीं लगी हो। ये तो होता ही रहता है। बहरहाल थ्यूसॉन्ग को इस गैर कुदरती बुढ़ापे से निजात दिलाना भी जरूरी है। केटी ने कहा, तो फिर थ्यूसॉन्ग से भी बात कर लो ताकि उसे भी पता चल जाए कि तुम अकेली कैलाश पर्वत जा रही हो। जब थ्यूसॉन्ग जागा तो जूली सॉन्ग ने उसे बताया कि मैं अकेली कैलाश पर्वत जाना चाहती हूँ। पहले तो थ्यूसॉन्ग ना माना, लेकिन जब केटी और जूली सॉन्ग दोनों ने उसको समझाया कि वो कहाँ उसके साथ पहाड़ों में मारा मारा फिरता रहेगा तो थ्यूसॉन्ग मान गया।
लेकिन उसने अपनी बूढ़ी कमजोर आवाज में जूली सॉन्ग से कहा, जूली बहन अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आने की कोशिश करना। जूली सॉन्ग ने थ्यू सॉन्ग को पूरी तसल्ली दी और दूसरे दिन सुबह सुबह जूली सॉन्ग घोड़े पर सवार होकर अकेली ही कैलाश पर्वत की तरफ रवाना हो गई। कैलाश पर्वत की ऊंची बर्फपोश चोटी वाली पहाड़ी दूर से साफ दिखाई दे रही थी। जूली सॉन्ग उसी के रुख पर सफर कर रही थी। रास्ते में कई घाटियां, दर्रे, खड्डे और ऊंचे टीले नजर आए। जूली सॉन्ग उनमें से गुजरती चली गई। आखिर एक दिन और एक रात के पहाड़ी सफर के बाद वो कैलाश पर्वत की वादी में पहुंच गई। यहाँ कोई आबादी नहीं थी, सर्दी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जूली सॉन्ग इस सर्दी से बेनियाज थी। उसने एक जगह पहाड़ी में एक कुदरती गार तलाश कर लिया, घोड़े को घास चरने के लिए खुला छोड़ दिया और कैलाश पर्वत वाले मंदिर की तलाश में निकल खड़ी हुई। वो कैलाश पर्वत के दामन में थी। यहाँ से पहाड़ की बर्फपोश चोटी ज्यादा दूर नहीं थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। कैलाश पर्वत की चोटी बादलों में छुपी हुई थी। सर्द हवाएं चल रही थीं। दरख्तों के खुश्क पत्ते टूटकर उड़ रहे थे। जूली सॉन्ग पहाड़ की चढ़ाई चढ़ती जा रही थी। अभी तक उसे कोई इंसान कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। आज से 3000 साल पहले वैसे भी आबादी बहुत ही कम हुआ करती थी। कहीं कहीं ही कोई इंसान नजर आता था। यहाँ चूंकि मौसम बहुत ठंडा था इसलिए आबादी नहीं थी। जूली सॉन्ग थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद रुककर देख लेती थी कि शायद उसे कैलाश मंदिर नजर आ जाए। दोपहर तक वो पहाड़ी की दरमियानी वादी में आ गई। यहाँ उसे एक जगह गीली जमीन पर एक इंसान के पांव के निशान नजर आए। वो रुककर उन्हें देखने लगी। ये किसी ऐसे इंसान के पांव के निशान थे जिसने चौड़े तले वाला जूता पहन रखा था। जूली सॉन्ग ने यही अंदाजा निकाला कि ये किसी ऐसे आदमी या औरत के जूतों के निशान हैं जो मंदिर में पूजा करने गया है। जूली सॉन्ग इन निशानों के साथ साथ चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद जूतों के निशान पहाड़ की बाएं जानिब घूम गए। जो ही जूली सॉन्ग बाएं जानिब घूमी, उसे सामने पत्थर के बहुत बड़े चबूतरे पर एक मंदिर की इमारत दिखाई दी। जूली सॉन्ग बड़ी खुश हुई। आखिर वो कैलाश मंदिर में पहुंच गई थी। मंदिर की हालत शिकस्ता थी। दीवारें काली हो रही थीं। कई जगहों से पत्थर उखड़े हुए थे। जूतों के निशान मंदिर के दरवाजे पर जाकर खत्म हो गए थे। जरूर कोई मंदिर के अंदर पूजा पाठ कर रहा होगा। जूली सॉन्ग एक तरफ छुपकर बैठ गई। वो देर तक बैठी रही मगर मंदिर में से कोई इंसान बाहर न निकला। तब जूली सॉन्ग को ख्याल आया कि हो सकता है ये इंसान 2-1 रोज पहले मंदिर आया हो। जूली सॉन्ग को वैसे भी मंदिर के अंदर जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो ये जरूर देखना चाहती थी कि मंदिर में कोई दूसरा शख्स तो मौजूद नहीं। जूली सॉन्ग को आधी रात तक उसी जगह रहना था, क्योंकि आधी रात के बाद बाउली में दुल्हन की लाश को नमूदार होना था। जूली सॉन्ग ने सोचा कि उतनी देर में बाउली को तलाश कर लेना चाहिए। मुर्दे ने कहा था कि बाउली कैलाश पर्वत वाले मंदिर के पिछवाड़े में वाक़ है। जूली सॉन्ग मंदिर के पीछे आ गई। यहाँ एक ऊंची और चौड़ी चट्टान जमीन से निकली हुई थी। इस चट्टान पर सब्ज रंग का जंग लगा हुआ था। जूली सॉन्ग चट्टान के अकब में गई तो उसे एक जगह चट्टान में शगाफ नजर आया। जूली सॉन्ग ने शगाफ में झांक कर देखा। नीचे पत्थर की सीढ़ी जाती थी। जूली सॉन्ग अंधेरे में सीढ़ियां उतरकर नीचे गई तो नीचे बाउली का पानी अंधेरे में चमक रहा था। ये बड़ी डरावनी जगह थी। ये बाउली एक अंधेरे गहरे कुएं की तरह थी। पानी की सतह खामोश और साकिन थी। जूली सॉन्ग ने सोचा कि इसी बाउली की सतह पर आधी रात को दुल्हन की लाश उभरेगी और सवाल करेगी। जूली सॉन्ग बाउली के शगाफ में से बाहर निकल आई। अभी रात होने में काफी देर थी। जूली वापस अपने गार की तरफ चल पड़ी। वो आधी रात होने तक अपने गार में रहना चाहती थी। उसका घोड़ा गार के बाहर घास चर रहा था। जूली सॉन्ग गार में आकर बैठ गई और इंतजार करने लगी कि कब रात हो और वह मंदिर की बाउली में जाकर दुल्हन की लाश से मुलाकात करे। अचानक बादल गरजे और फिर बारिश शुरू हो गई। पहले तो बड़े जोर से बारिश होती रही, फिर बारिश का जोर टूट गया और हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। गार में बैठे बैठे थक गई तो उठकर गार से बाहर आ गई। उसका घोड़ा दूर एक घने दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। जूली सॉन्ग को ख्याल आया कि घोड़े को गार के अंदर ले आना चाहिए, क्योंकि बाहर सर्दी ज्यादा हो गई है। जो ही उसने गार के बाहर कदम रखा वो वहीं रुक गई। बाहर गार के आगे बारिश की वजह से जो कीचड़ हो गया था उस पर किसी इंसान के जूतों के निशान पड़े थे। जूली सॉन्ग ने झुककर देखा। ये वही निशान थे जो उसने कैलाश मंदिर के बाहर मंदिर की तरफ जाते देखे थे। जूतों के निशान ताज़ा थे। गार के बाहर आकर जूतों के निशान वापस मुड़ गए थे। जूली सॉन्ग ने इधर उधर देखा। उसे दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई न दिया। वो बड़ी हैरान हुई कि यहाँ ऐसा कौन शख्स है जो उसका पीछा करते हुए गार तक आया और फिर वापस चला गया है। जूली सॉन्ग वापस जाते हुए जूतों के निशान के साथ साथ चलने लगी।